वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th। जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आज का हमारा ये जो वीडियो है वो ईईडीएम सब्जेक्ट के बारे में है। ईईडीएम का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और ये आप जानते हैं। और इसमें आपको जो है 2 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर करनी है। पहला जो है रीस्टोरिंग बैलेंस इन इकोसिस्टम एंड पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन से रिलेटेड जो है जितने भी पॉल्यूशंस हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडिएशन पॉल्यूशन, और इनके इफ़ेक्ट, इनके कॉजेस और इनके जो इश्यूज़ हैं आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पूछा जाएगा, ठीक है। और जो आपका यूनिट 1 है इसमें आपको इकोसिस्टम को कैसे बैलेंस रखना है और इकोसिस्टम में पाए जाने वाले बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को उनका मैनेजमेंट कैसा किया जाए और उनका कंजर्वेशन कैसे किया जाए और उनको प्रोटेक्ट करने के जो एक्ट हैं ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। नीड फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनका कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कैसे रखें, कैसे किया जाए और इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक्ट बनाए गए हैं, अधिनियम बनाए गए हैं, और वो जो है उनका कार्य है नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना और उनको प्रिवेंट करना। अब हम यहाँ पर जो है वाटर मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, और अर्थ पर लाइफ जो पॉसिबल है वो वाटर की वजह से है, एयर की वजह से और सनलाइट की वजह से। मैंने आपको बताया था। तो सारे जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं और ये दोनों ही हमारे लिए बेसिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं, इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो 97% जो है वाटर हमारे अर्थ पर अवेलेबल होता है, और ये जो 100% में से 97% वाटर जो है अर्थ पर सलाइन वाटर होता है। सलाइन वाटर मतलब खारा पानी, और 3% जो वाटर होता है ये फ्रेश वाटर की फॉर्म में पाया जाता है, जो कि बहुत ही कम परसेंट है, क्योंकि हम जानते हैं पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है और पानी कितना है, ओनली 3%, ठीक है। और 100% में से आउट ऑफ जो 97% है वो सलाइन वाटर है। तो सलाइन वाटर यानी खारे पानी का यूज़ जो है हम ड्रिंकिंग पर्पस में और जो अदर पर्पसेस है हमारे डोमेस्टिक पर्पस उसमें हम नहीं कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो विश्व का जो 1/4 हिस्सा है, 1/4 जो पार्ट है, अगर हम बात करें 1.5 बिलियन लोगों की, तो ये जो है इनको साफ पानी नहीं मिलता है पीने के लिए। और आधी जो पॉपुलेशन होती है उसको जो है प्रॉपर मात्रा में पानी जो है मिलता है, या किसी भी सोर्स के थ्रू जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो वाटर जो है एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और लाइफ इसके बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम 3 दिन तक बिना खाए रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना हम नहीं रह सकते, ठीक है। और वाटर जो है इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, फूड सिक्योरिटी और हेल्थ केयर सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और वाटर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जो कि इसकी कमी को पूरा करता है। नाउ सम एंशिएंट इंडियन मेथड्स फॉर वाटर कंजर्वेशन। अब वाटर कंजर्वेशन की कुछ जो है प्राचीन विधियां हैं। तो वाटरशेड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने पढ़ा है। और इसमें क्या है कि जो वर्षा का जल होता है, बारिश का पानी होता है, वो प्योर फॉर्म में होता है, और प्योर फॉर्म को कैसे कंजर्व किया जाए, जलाशयों में जल के स्तर को कैसे जो है बैलेंस किया जाए। तो ये पुरानी विधियां हैं, इसमें दी गई हैं वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट एक तरीका है। ये वाटरशेड कैसे बनाया जाता है, देखो आप।
अब लैंड का कुछ हिस्सा जैसे कि जो कि झील या नदियों पर हो, और ये जो वाटरशेड होते हैं यहाँ पर क्या है, ये ऐसी जगह होती है, ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जो है झील होती हैं, नदियाँ होती हैं, और यहाँ से नदियों का जल या झीलों का जल जो है प्रभावित होता है। ठीक है। और जैसे ही कोई प्रेसिपिटेशन या हम बात करें जो है, जैसे बारिश का पानी है या डैम का पानी है, तो जो बांध का पानी है, नदी का पानी है, बाढ़ का पानी, जैसे कोई प्रेसिपिटेशन जो है वाटरशेड में आता है, तो क्या होता है, ये वाटर जो है डिलीवर कर दिया जाता है नदियों को और झीलों को और झरनों को, और ये जो है, या फिर जो अंडर वाटर या अंडरग्राउंड जो होता है, अंडरग्राउंड एक्वीफायर होता है, उनको ये डिलीवर कर दिया जाता है। अब यहाँ देखेंगे वाटर शेड है, यहाँ से देखेंगे नदियों का जल जो है, झील का, आप देखोगे झरने के माध्यम से जो है यहाँ से पानी निकल रहा है और नदियों में जा रहा है। ठीक है। ये वाटर शेड होता है, पुराना तरीका है नदियों के स्तर, नदियों में जल के स्तर को और जलाशयों में जल के स्तर को जो है कंजर्व करने का, बचाने का। और ये वाटरशेड ऐड जो होते हैं, ये क्या करते हैं, पानी के अमाउंट को और नदियों में और झीलों में क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। ये प्योरीफायर की तरह होते हैं, जैसे कि जितनी ऊंचाई से पानी गिरता है वो उतना शुद्ध होता है, बहता पानी शुद्ध होता है, और रुके हुए पानी में जो है जर्म्स या बैक्टीरिया पनपते हैं और पानी को क्या कर देते हैं, कॉन्टामिनेटेड या संदूषित कर देते हैं। ठीक है। तो बहता हुआ पानी स्वच्छ जल होता है, जो पहाड़ियों से गिरता है वो भी स्वच्छ जल है। तो ये पुरानी मेथड है, और एक जो है ये मेथड है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट है। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट 2 टाइप्स का है, डेवलपिंग वेजिटेटिव कवर एंड सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट। अब वेजिटेटिव कवर का मतलब है इसमें सारी वनस्पतियां जो है, वनस्पतियां जो है जैसे कि साकीय और हरे पौधे, हर्ब्स और श्रूब्स या पेड़ जो होते हैं, वो उनकी जो ग्रोथ होती है और जो घास होती हैं जो कि मिट्टी में ग्रो करती हैं, तो ये क्या करती हैं, मिट्टी और पानी दोनों को बचाने का काम करती हैं, उनके बहाव को कंट्रोल करती हैं। ठीक है। तो मिट्टी जो है वो उनके बहाव को रोकने का काम जो है वनस्पतियां करती हैं, जैसे कि जो श्रब्स होते हैं और हरे पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं, मिट्टी की, इनकी जड़ें ज़मीन में गहराई तक फैली होती है और मिट्टी को ये होल्ड करके रखते हैं। और मिट्टी अगर जड़ों के द्वारा होल्ड की जाएगी तो उनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी जो है स्थिर रहेगी। ठीक है। और ये जो है, ये जो प्लांट्स हैं और ये श्रब्स हैं, ये सॉइल और वाटर कंजर्वेशन करने का काम करते हैं। और ये क्या, जिससे कि बहाव से जब पानी आता है तो मिट्टी जो है बहकर बाहर या दूसरी जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाती, और अगर मिट्टी की टॉप लेयर हट के या बह के कहीं और चली जाएगी तो वो जो लैंड या ज़मीन होती है वो बंजर हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। ठीक है। सॉइल और वाटर मैनेजमेंट का भी ये बेस्ट सोर्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इससे वनस्पतियाँ भी डेवलप होती हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी भी कमी पूरी होती है, उनको भी पानी मिल जाता है, मिट्टी मिल जाती है, और मिट्टी और वाटर को भी कंजर्व किया जाता है पेड़ पौधों के माध्यम से। ठीक है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत पुराना तरीका है, रेन वाटर को हार्वेस्ट कैसे किया जाता है, और ये जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर के सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है रेन वाटर। तो रेन वाटर को अब हार्वेस्ट कैसे किया जाए, और जैसे ही रेन वाटर, आप जानते हैं वाटर साइकिल के थ्रू बारिश होती है, और ये हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते से ये रेन वाटर जो रहता है ये प्रदूषित हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है दूसरी गैसेस भी इसके साथ कंबाइन होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं, एसिड रेन्स भी होती हैं। और ये जो रेन वाटर है इसको सबसे हार्वेस्ट करने का जो बेस्ट तरीका है, जैसे कि जो रूफ़ वगैरह होते हैं, रूफ टॉप वगैरह, वहाँ से जो है बारिश का पानी निकलता है, तो उसके नीचे जो बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए जाएँ, स्टोर कर दिया जाए, और फिर उस वाटर को फ़िल्टर किया जाए, सेडिमेंटेशन किया जाए। सेडिमेंटेशन करने के बाद उसका डिकेंटेशन होता है, डिकेंटेशन के बाद जो है
इसका प्योरिफिकेशन किया जाता है, क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन ऐड करके उसमें जो है फिटकरी वगैरह एलम वगैरह ऐड किया करते हैं उसमें। और इसके बाद जो है ये वाटर हम इसको जो है ड्रिंकिंग पर्पस में, अदर पर्पस में इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नाउ अभी मॉडर्न टेक्निक्स हैं पानी को कंजर्व करने की। पुरानी टेक्निक्स आपने देखी हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है एंशियंट टाइम में वाटर को कंजर्व करने की टेक्निक्स थी। और नई टेक्निक्स हैं परकोलेशन पॉन्ड, इरिगेशन टैंक, फार्म पॉन्ड्स, गुली प्लग्स, सब सरफेस डैम्स और चेक डैम्स। ठीक है, अब परकोलेशन लैंड जो है ये मल्टीपर्पज़ कंजर्वेशन स्ट्रक्चर होती है जो कि लोकेशन और मतलब जहाँ पर ये उसके लोकेशन पर और साइज़ पर डिपेंड करती है। और यहाँ पर जो है ये जो पानी स्टोर होता है ये लाइफ स्टॉक यानी जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके लिए, और इसको ग्राउंड वाटर में रिचार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, अब इरिगेशन टैंक जो होता है सिंचाई, खेतों में जो सिंचाई होती है, इसका जो इरिगेशन टैंक है इसका जो मेन फंक्शन होता है फसलों को इरिगेट करना या जो जो पानी स्टोर किया गया है उससे फसलों की इरिगेशन की जाए और सिंचाई की जाए। और अगर हम बात करें तो इसका इतने इरिगेशन टैंक्स हैं, 20 लाख जो है यानी 20 लाख जो है इरिगेशन टैंक्स हैं। और ये करीबन 3.5 मिलियन हेक्टेयर्स साउथ इंडिया के इरिगेट करती हैं। ठीक है, तो इरिगेशन टैंक बना बना के जो है जो वाटर है उसको कंजर्व किया जाता है। और टैंक के माध्यम से, टैंक में जितना पानी है उससे क्या किया जाता है, जितने भी हेक्टेयर में जो ज़मीनें हैं या किसानों की जो ज़मीन है वहाँ पे सिंचाई की जाती है। फार्म पॉन्ड्स क्या होते हैं, ये जो है यहाँ पर रेन वाटर जो कि जनरली एग्रीकल्चरल फील्ड से पास होकर जाता है। बारिश के दिनों में हम जानते हैं कि पेड़ पौधों को या खेतों की जो फसल होती है उनको पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो ये रेन वाटर क्या करता है, जब ये खेतों से या एग्रीकल्चरल फील्ड से पास होकर जाता है तो पॉन्ड में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और जो कि खेतों से बहकर ये जो पानी रहता है या फिर नदियों में मिल जाता है या फिर जो भी वाटर बॉडीज़ है जैसे कि झरने होते हैं तो झरनों में चला जाता है। और ज़्यादा रेनफॉल होती है तो ये पानी जो है छोटे छोटे तालाबों, खेतों में के आसपास जो तालाब बनाए जाते हैं उसमें जाके स्टोर हो जाता है। तो खेतों के आसपास जो तालाब भी होते हैं कि जब पानी की कमी हो तो तालाब का जो पानी है वो यूज़ कर लिया जाए। ठीक है, तो यूपी उत्तर प्रदेश साइड जो है ये चीज़ें आपको आप देख सकते हैं इन चीज़ों को कि वहाँ पर जो है खेतों के पास जो है तालाब भी होते हैं। ठीक है, और जब पानी की कमी होती है तो तालाब के पानी का यूज़ जो है इसलिए किया जाता है, जब पानी की कमी हो जाती है खेतों में तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए तालाब के पानी का यूज़ किया जाता है। और जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो तालाब भी सूख जाते हैं। गुली प्लग्स, ये गुली प्लग्स जो हैं, अभी गुलीज कैसे बनती हैं, तो गुलीज जो होती हैं ये हील स्लोप्स पर बनती हैं जब सॉइल इरोजन होता है। तो बारिश के पानी से क्या होता है, जो पहाड़ियों की मिट्टी होती है ऊपर की जो लेयर होती है, तो बारिश का जो पानी है वो बहाव के साथ उनको भी बहा ले जाता है। तो छोटे छोटे जो पत्थरों के जो टुकड़े होते हैं, कण होते हैं और जो पहाड़ियों में पाए जाने वाली ह्यूमस होती हैं वो भी सब जो है बहकर नीचे जाकर लैंड पर या प्लेन पर इकट्ठा हो जाती हैं या बह जाती हैं, नदियों में मिल जाती हैं। तो ये गुलीज जो है कब बनती हैं, सॉइल इरोजन के थ्रू बनती हैं। सॉइल इरोजन जो है, अब इसमें क्या होता है कि स्मॉल बर्न्स बन जाते हैं सैंड बैग्स के और मिट्टियों के जो रेत के जो कण होते हैं, जो मिट्टी होती है पहाड़ियों से बहकर जो है प्लेन पर इकट्ठा हो जाती है। और इसमें जो है पत्थर भी होते हैं, लकड़ियाँ भी होती हैं और छोटी छोटी ढेर लग जाते हैं, उनको गुलीज बोलते हैं। और इनका जो एडवांस नेम है गुली प्लग्स है। अब सब सरफेस डेम्स, तो झरनों के जो बेड होते हैं उन पर जो है अंडरग्राउंड एक वॉल कंस्ट्रक्ट की जाती है आर्टिफिशियली और इसे सब सरफेस डैम्स कहते हैं। ठीक है, तो डैम लगा दी जाती है और वो वॉल में क्या होता है, वॉल के थ्रू जो पानी है कंजर्व हो जाता है।
ठीक है। तो ये झरनों के पानी को जो कि पहाड़ियों से गिरता है और उसमें बीच में क्या कर दिया जाता है, पानी के अंदर ही या जो बेड होता है, सरफेस होती है स्ट्रीम की, उसकी सरफेस पर अंडरग्राउंड जो है एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी जाती है। और वो वॉल के ये आर्टिफिशियली रहता है और इसमें क्या होता है, पानी स्टोर हो जाता है। अब चेक डैम्स जो होते हैं, चेक डैम्स ये टेम्पररी स्ट्रक्चर होती है और ये टेम्पररी स्ट्रक्चर जो है लोकल और अवेलेबल मटेरियल्स के साथ कंस्ट्रक्ट की जाती है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है, यानी चेक डैम का वाटर यहाँ पर रिमूव हुआ है, उसको ये उसकी स्टेबिलिटी को बनाते हैं चेक डैम्स। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहाड़ियों से और नदियों से जब बाढ़ आती है या फिर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो ये तेज पानी का जो प्रवाह होता है वो अपने साथ कई मिट्टी के कण या सॉइल की जो अपर लेयर होती है उसको भी बहाकर ले जाता है। ठीक है। तो अपर लेयर या टॉप सॉइल जब हट जाती है तो वो लैंड जो होता है वो बंजर हो जाता है। ठीक है, उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। तो ये जो है चेक डैम्स बना दिए जाते हैं लोकल मटेरियल्स का यूज़ करके। तो इनका ये फंक्शन होता है कि ये मिट्टी, वाटर शेड में से जो मिट्टी और पानी हटे हैं उनकी स्टेबिलिटी को बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड सेमी एरिड इकोसिस्टम। तो अब यहाँ पर जो है फॉरेस्ट का कंजर्वेशन, वनों का जो बचाव है वो कैसे किया जाए, संरक्षण कैसे किया जाए। तो ये कई सालों से जो है, अगर हम बात करें, वनों की कटाई बहुत तेज़ी से हो रही है और इसीलिए जो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को फोकस किया जाता है और किया जा रहा है। और गवर्नमेंट के द्वारा जो कई स्कीम्स निकाली गई हैं और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी बनाया गया है, या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का एक्ट भी बनाया गया है। ठीक है। तो इसके अंदर जो है कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए और इसमें अपना कंट्रीब्यूशन भी देना चाहिए। ठीक है। तो इकोसिस्टम मैनेजमेंट हम इसे कह सकते हैं, अगर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और सेमी एरिड इकोसिस्टम को कंजर्व करना है तो, और इसे इकोसिस्टम कंजर्वेशन या इन्वायरमेंटल हम कह सकते हैं, कंजर्वेशन भी कह सकते हैं, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। अब इकोसिस्टम को कंजर्व करने का या मैनेज करने का जो सॉल्यूशन है यहाँ दिया गया है। तो इकोसिस्टम में पाए जाने वाली जो प्रजातियां हैं उनका संरक्षण किया जाए सर्वप्रथम। और जो भी एनर्जी के अल्टरनेट सोर्स हैं, और जैसे कि फ्यूल वुड है, लकड़ी है, जो कोयला है, लकड़ी, इसमें कोयला होता है, कोयला कार्बन की फॉर्म होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं। और फिर नेक्स्ट है इसमें जो भी सूटेबल फार्म लैंड है वहीं पर एग्रीकल्चर किया जाए या खेती की जाए, खेती बाड़ी की जाए। और खेती वहाँ पर हो जो ज़्यादा एफिशिएंट हो, ज़्यादा दक्ष हो, और ये सूटेबल फार्म लैंड पर हो। ठीक है। और नेक्स्ट जो है जो डाइवर्स स्पीसीज़ होती हैं नेचुरल फॉरेस्ट में, उनको सभी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, चाहे वो शाकाहारी जीव हो, मांसाहारी हो, या फिर अदर कैटेगरी जैसे बर्ड्स हैं, फिश हैं, इनका सबका प्रोटेक्शन जो है होना चाहिए। और ये जो है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के माध्यम से किया जाता है। तो और जो फॉरेस्ट प्रैक्टिस है उसमें प्लांटेशन को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, उसे बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। नाउ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो अगर हम बात करें लोकल पीपल की, तो लोकल पीपल जो होते हैं ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और अगर बात करें जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, और जैसे कि डिसीज़न मेकिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, तो ये वहाँ की या गांव की
या जो फॉरेस्ट की लोकल कम्युनिटीज़ होती है उसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है फॉरेस्ट के जो भी प्रोडक्ट्स हैं और जो भी फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस होती हैं उनको उनको कंजर्व करने में या उनको इम्प्लीमेंट करने में लोकल कम्युनिटीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। अब जैसे आपने चिपको मोमेंट सुना होगा, पेड़ों को बचाने के लिए ये मोमेंट चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना होगा आपने। और तो पेड़ों की रक्षा के लिए जो है लोगों ने अपनी जान दी थी, चिपको मोमेंट। और ये जो चिपको मोमेंट है वो उत्तराखंड के जो लोकल कम्युनिटीज़ थी, उनका जो ग्रुप ऑफ पीपल था वहाँ पर, उन्होंने 1973 में ये चिपको मूवमेंट किया था। और ये गांव मंडल से स्टार्ट हुआ था, अलकनंदा घाटी से। ठीक है। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या, तो इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1927। तो मैंने आपको अभी जो है 1973 का मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे चिपको मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था वहीं से। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1927 में जो है यहाँ पर जो है इसको बढ़ावा मिला था। और यहाँ अगर हम बात करें तो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है टिम्बर प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था इन 1927 में। टिम्बर प्रोटेक्शन आप समझते हैं, साल, सागौन, टिक या टिम्बर, पेड़ों की जो कटाई होती थी फर्नीचर के लिए, दरवाज़ों के लिए, खिड़कियों के लिए जो फर्नीचर लगता है खिड़की दरवाज़ों में, और हमारे घर में जो घरों में जो फर्नीचर यूज़ होता है उसके लिए क्या होता है, टिम्बर्स रहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेड़ होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टिक है, सॉल है और चंदन की लकड़ियाँ, ये सब। तो इनकी कटाइयाँ होने लग गई थी, तो इसके लिए टिम्बर प्रोटेक्शन एक्ट चलाया था 1927 में। और जो मैं आपको बता रही चिपको मूवमेंट जो है 1973 में चला था। सुंदरलाल बहुगुणा जो कि एक हम बोल सकते हैं गांधी जी के टाइम पे, इन्हें हम गांधीयन एक्टिविस्ट भी बोल सकते हैं, फिलोसोफर भी बोल सकते हैं। और इन्होंने गांधी जी से जो है पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए और पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए जो है अपना मत उनके समक्ष रखा था। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन के जितने भी एस्पेक्ट्स थे, उसके बाद एक नया एक्ट आया और इस नए एक्ट को जो है इन्फोर्स किया गया, बढ़ावा दिया गया। और ये आया था 1980 में। कब आया था? 1980 में। और ये जो है लागू हुआ 1988 में। और जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन 1980 में आया था, इसमें क्या किया गया, पेड़ों की कटाई पर यानी डिफॉरेस्टेशन पर रोक लगाई गई। ठीक है। तो टिम्बर प्रोटेक्शन से डिफॉरेस्टेशन का एक्ट बना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया और इनेक्टेड हुआ। अब हमारा अगर हम बात करें, हमारे इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी जो है इनिशिएटेड हुई थी 1952 से। ठीक है। और तो जैसे ही नए नए एक्ट्स आते गए, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो है नए नए बदलाव किए गए या कई मॉडिफिकेशन आए ना। अब हम बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बायो का आप समझते हैं, बायो का मतलब होता है लिविंग, और फर्टिलाइज़र मतलब जो आप बोल सकते हैं कि ऐसा फर्टिलाइज़र जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम इसे इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं और मिट्टी की फर्टिलिटी को इन्हेंस करते हैं। ठीक है। और ये जो है क्या करते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम होते हैं,
वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में यानी लेग्यूमिनस कुल के पौधों में पाए जाते हैं और उनकी रूट नोडल्स में पाए जाते हैं। जड़ों में जो गट्ठानों जैसी स्ट्रक्चर होती है उनमें पाए जाते हैं और वो मिट्टी में पाए जाने वाली एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाली नाइट्रोजन को जो है जड़ों में उनका फिक्सेशन करने का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो मेन रोल प्ले करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो राइजोबियम होते हैं। बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फॉस्फोरस के लेवल को भी मिट्टी में ये क्या करते हैं? बैलेंस करके रखते हैं। बायो फर्टिलाइज़र का मतलब होता है लिविंग मटेरियल जो कि मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला। और कुछ फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जैसे सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज जो कि पेड़ों के साथ रहते हैं और अपना भी जो है पोषण लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको सिम्बायोटिक आपको न्यूट्रिशन बताया था क्या होता है, तो उसमें लाइकेन का एग्जांपल दिया था। तो लाइकेन क्या होता है? इसमें फंगस और एल्गी दोनों कंबाइन होकर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं, म्यूचुअली एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं और अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रही, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स गैसियस नाइट्रोजन एज अमोनिया एंड रिलीज इट, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है क्या करती है? नाइट्रोजन को गैस की फॉर्म में जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है उसे अमोनिया में चेंज कर देती है, उसको रिलीज़ करती है। और ये अमोनिया क्या करता है? मिट्टी की, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। अब बायो फर्टिलाइजर्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। हम जानते हैं कि एग्रीकल्चरल फील्ड में इसका यूज़ होता है। केमिकल और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि बैक्टीरियाज को या हानिकारक हार्मफुल बैक्टीरियाज को भी किल करते हैं। अब बायोपेस्टिसाइड्स क्या होती हैं? ये केमिकल, मॉडर्न केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? पेस्ट को इंक्रीज करते हैं। पेस्ट समझते हैं आप, जो कि जो अनाज होती है, दालें होती हैं, उनमें कीड़े पाए जाते हैं, उसको हम पीड़क बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में उसे पीड़क कहा जाता है। तो ये फसलों को या तो फसलों को ख़राब करते हैं या फिर जो अनाज होता है उनको ख़राब करते हैं, उन पे फीड करने का काम करते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो और इसमें क्या होता है कि ये पैथोजेंस को तो किल करते हैं, पैथोजेंस मतलब हानिकारक बैक्टीरियाज को तो किल करते हैं बायोपेस्टिसाइड्स, पर ये मिट्टी को भी पॉल्यूटेड करते हैं। तो सॉरी, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं या जो पेस्ट होते हैं, यानी जो कीड़े जो होते हैं जो कि उसमें पाए जाते हैं अनाजों में, दालों में, खेतों में, तो जैसे कि इंसेक्ट हैं, और इंसेक्ट अलग होते हैं, पेस्ट अलग होते हैं, रोडेंट्स अलग होते हैं। और ये क्या करते हैं? फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जो मिट्टी को भी, सॉइल को भी पॉल्यूट करने का काम करते हैं। तो इनकी जगह पर, यानी केमिकल फर्टिलाइज़र, इनको मारने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह हम बायोपेस्टिसाइड्स का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि बायोपेस्टिसाइड्स जो होते हैं इको फ्रेंडली होते हैं, है ना। और बायोपेस्टिसाइड्स जो है ये क्या करते हैं? ये जो ब्रशिंग इंसेक्ट होते हैं और उनके लार्वे होते हैं और जो कि पेड़ों के धड़ों पर या उनके शाखाओं पर रहते हैं, उनको किल करने का काम करते हैं। और ऐसे जो ये जो ऐसे पेस्ट होते हैं, तो बायोपेस्ट मतलब, पेस्ट मतलब ऐसे पेस्ट, ऐसे लिविंग पेस्ट जो कि पैथोजेंस को किल करते हैं। पैथोजेंस मतलब जो हानिकारक पीड़क होते हैं, हानिकारक पेस्ट होते हैं। जैसे कि गेहूं में आपने देखा होगा, चावल में देखें आपने, वाइट कलर की इल्लियाँ हो जाती हैं, ठीक है। और सब्जियों में भी आपने हरे कलर की इल्लियाँ देखी हैं। तो कुछ तो ये पैथोजेंस की तरह होती है। और कुछ पैथोजेंस हानिकारक बैक्टीरियाज होते हैं और ये जर्म्स होते हैं, फंगस हम कह सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी को, प्लांट्स की बॉडी को, एनिमल्स की बॉडी को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है? तो सोशल फॉरेस्ट्री जो है ये वर्ड सबसे पहले इंडिया में यूज़ हुआ था 1976 में, ठीक है। द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री वॉज फर्स्ट यूज इन इंडिया इन 1976। और ये जो आइडिया है एशियन कंट्रीज से लिया गया था। इसमें जो है पौधों को लगाना, यानी जो है वृक्षारोपण इसमें इंक्लूड किया गया।
और इसमें जो है लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया गया, और जो फेलो लैंड या जो उनके पास ज़मीनें थी और आसपास के जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स थी इसको इंक्लूड किया गया। और ये सोशल फॉरेस्ट्री का क्या उद्देश्य है, तो इसका जो उद्देश्य है वो इकोनॉमिक और जो कम्युनिटी की बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, आवश्यकता रहती है, उसको बेटर करने के लिए, उनके लिविंग कंडीशन को जो कि रूरल एरिया में ऐसे लोग जो पाए जाते हैं जहाँ पर सुविधा नहीं होती है, फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो वहाँ पर जो है मोर ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाया जाए, और इससे क्या होए कि वो भी म्यूचुअली बेनिफिटेड हो, उनका भी फ़ायदा हो, उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड में थोड़ा सुधार हो, और इसमें इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो छोटे स्तर पर जो टिम्बर का सप्लाई किया जाए, फ्यूल वुड का सप्लाई भी किया जाए, और काऊ डंग का यानी जो एनिमल डंग वगैरह होता है तो इसका रिप्लेसमेंट हो, फॉडर सप्लाई किया जाए, रिक्रिएशनल रिक्वायरमेंट की जाए। तो ये 4 पॉइंट्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं। तो सोशल फॉरेस्ट्री आपको यहाँ से यहाँ तक याद करना है। बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड दोनों डिफरेंट है। बायो फर्टिलाइज़र्स जो हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और मैंने आपको बताया है कि ये ऐसे लिविंग मटेरियल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, अमोनिया नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, या नाइट्रोजन का फास्फोरस का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, और बायोपेस्टिसाइड जो होते हैं ये पैथोजेंस को किल करते हैं, और पेड़ों के ब्रांच पर होते हैं, उनकी जो धड़ों पर होते हैं, और पेड़ों को प्रोटेक्ट करते हैं। और सोशल फॉरेस्ट्री जो है आप देखेंगे इसमें फॉर्म फॉरेस्ट्री आती है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री आती है, और एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री भी इसमें इंक्लूड किया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे।